दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक छिपा हुआ प्लैनेट भी है और मैं यहाँ प्लैनेट 9 की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे कई सारे मार्स मिशन बड़े ही मिस्टीरियस ढंग से फेल हो जाते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे के कारण के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको आज का ये वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 7 में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही मिस्ट्रीज लेकर आ चुका हूं जिसे आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ये सीरीज आप लोगों को बेहद ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग उस सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबा रहे हो। अरे यार, सोच क्या रहे हो? जल्दी से उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ ताकि हम जल्द से जल्द 3 मिलियन तक पहुंच जाए। और इसी के साथ आज के वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, तो वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है मेरे दोस्त। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, साल 1990 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि एसा ने साथ मिलकर यूलिसिस नाम का एक रोबोटिक स्पेस प्रोब लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज को ऑर्बिट करते हुए इसे अलग अलग लैटिट्यूड से स्टडी करना। आपको बता दूं कि जो भी स्पेसक्राफ्ट सूरज को स्टडी करने के लिए भेजे जाते हैं वो मोस्टली उसके इक्वेटर के अबाउट ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये स्पेस प्रोब उसके पोल्स को ऑर्बिट करने वाला था। साल 1990 से 2009 तक ये मिशन एक्टिव रहा और इसने हमें सूरज के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी। इसने सूरज को टोटल 3 बार ऑर्बिट किया था। खैर, यहाँ पर मिस्ट्री ये है कि जब यूलिसिस स्पेस प्रोब सूरज के नॉर्थ पोल से गुजरा और फिर साउथ पोल से गुजरा तो इसने दोनों पोल्स के टेम्परेचर के बीच में करीब 80,000 डिग्री सेल्सियस के अंतर को रिकॉर्ड किया। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं था जिसे हम इंस्ट्रूमेंट का एरर कह के नेग्लेक्ट कर दे, बल्कि 80,000 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। पहले ऐसा माना गया कि ये मैग्नेटिक पोलैरिटी के कारण हो रहा है। आपको शायद पता होगा कि हर 11 साल बाद सूरज अपने मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल को फ्लिप कर लेता है और इसके कारण सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम की कंडीशंस चेंज होती रहती है। पर डीप स्टडीज से ये पता चला कि पोल्स के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यूलिसिस स्पेस प्रोब की ये खोज आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है और हमारे पास इसका कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज के दोनों पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इंटरनल फॉर्मेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं और यही कारण है कि इनके टेम्परेचर में भी डिफरेंसेस पाए गए हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनने में काफी अजीब है, लेकिन दुनिया के बहुत लोग इस पर बिलीव करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसान सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स पर कई सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस लॉन्च करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिशन फेलियर्स मार्स मिशन में ही क्यों होता है? साल 1960 में सोवियत यूनियन का मार्स 1M नंबर 1 मिशन फेल हो गया था। साल 1964 में अमेरिका के कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया मैरिनर 3 मिशन में सोलर पैनल्स खुल ही नहीं पाई थी और बैटरीज भी बंद हो गई थी। साल 1965 में सोवियत यूनियन का जोंड 2 मार्स मिशन कॉन्टैक्ट खो बैठा था और उसका एक सोलर पैनल भी खो गया था। सोवियत यूनियन और रशिया के तो ना जाने कितने मार्स मिशन फेल हुए हैं। साल 1998 में नासा के मार्स पाथफाइंडर मिशन में एक टेक्निकल ग्लिच के कारण रोवर की लैंडिंग के बाद उसके एयर बैग्स डिफ्लेट हो गए थे। साल 1999 में नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मेजरमेंट यूनिट की एक बेहद ही एम्बैरसिंग मिस्टेक के कारण मार्स की सरफेस से टकरा गया था। साल 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस मिशन से अलग हुए बीगल 2 मार्स लैंडर से सिग्नल्स आने का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी, लेकिन आज तक उसमें से कोई भी सिग्नल नहीं आया। आज तक केवल हमारा देश भारत ही पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल मार्स मिशन कंप्लीट कर पाया है। बाकी हर देश ने कोई ना कोई फेलियर जरूर फेस किया है और कई देश तो तमाम कोशिशों के बाद भी अभी भी मार्स पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो क्या ये सिर्फ बैड लक है या फिर कोई कर्स है? कुछ लोग मानते हैं कि ये मार्स कर्स के कारण होता है। तो क्या सच में मार्स पर कोई श्राप है जिसके कारण हमारे मार्स मिशन लगातार फेल हो जाते हैं? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह धरती पर बर्म्यूडा ट्रायंगल है उसी तरह मार्स पर भी एक मार्स ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ये ट्रायंगल उसकी सरफेस पर नहीं बल्कि ओपन स्पेस में है, जिसका एक एक वर्टेक्स मार्स और उसके मून्स फोबोस और डीमोस पर है। इस मार्स ट्रायंगल को गैलेक्टिक गोल नाम दिया गया है, यानी कि आकाश गंगा का पिशाच।
हालांकि ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन साइंटिफिकली हमारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। सेकेंडली, हम ये भी कह सकते हैं कि इतने सारे मार्स मिशन के फेलियर का कारण टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौर में उनका लॉन्च होना था, ना कि कोई श्राप। और अगर हम आज के समय में देखें तो मार्स पर लॉन्च होने वाले मिशंस के फेलियर में भारी कमी आई है। ऐसे में हम इसे कोई कर्स नहीं कह सकते। हमारी अगली मिस्ट्री जुड़ी है टुंगसुका इवेंट से। 30 जून 1908 रशिया के येनिसिस्क के पोर्ट कामानिया टुंगसुका रिवर के पास एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। यह एक्सप्लोजन ईस्टर्न साइबेरिया के रीजन में हुआ था, जहां बहुत ही कम लोग रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो उन्होंने आसमान से आती हुई तेज लाइट देखी थी, जैसे सोलर सिस्टम ने हमारी ओर कुछ फेंका हो। इस एक्सप्लोजन के कारण 2150 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में प्रेजेंट करीब 8 करोड़ ट्रीज खत्म हो गए थे और कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज थी जो आसमान से आई थी? इस सवाल का जवाब किसी को भी नहीं पता। कहते हैं कि ये 100 मीटर्स लंबा मीटेरॉइड था जो जमीन से करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही डिस्ट्रॉय हो गया था, और यह एक्सप्लोजन सिर्फ उसका एयर बर्स्ट था। यही कारण था कि इसके कारण जमीन पर कोई भी क्रेटर नहीं बना था। साल 1908 के बाद से अब तक 1000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स इसके बारे में पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग लोगों ने इस इवेंट के बारे में अपने अपने एक्सप्लेनेशन रखे हैं। लेकिन आज तक एक भी थियोरी 100% एक्सेप्टेबल साबित नहीं हुई है। अगर वो कोई मीटेरॉइड था और आसमान में ही डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर भी जमीन पर कुछ सबूत तो मिलने ही चाहिए थे। लेकिन उस एरिया में वैज्ञानिकों को मीटेरॉइड या एस्टेरॉइड के ऐसे कोई टुकड़े नहीं मिले जो इसको कोई नोन ऑब्जेक्ट से जोड़ सके। इस तरह ये भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई। दोस्तों, अपने पिछले वीडियोस में मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम के सूरज के कंपेनियन स्टार कहे जाने वाले नेमेसिस स्टार और सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट यानी कि प्लैनेट 9 के हाइपोथेटिकल थ्योरी के बारे में तो बता चुका हूं। लेकिन क्या आपने कभी वल्कन के बारे में सुना है? न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमारे सोलर सिस्टम पर अप्लाई करने पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि मरकरी की ऑर्बिट में कुछ डिफेक्ट है। 19th सेंचुरी के फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन यूर्बेन ले वेरियर ने बताया कि इसका कारण मरकरी और सूरज के बीच स्थित कोई प्लैनेट हो सकता है। ले वेरियर ने इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट का नाम वल्कन रखा। रोमन माइथोलॉजी में वल्कन नाम के एक गॉड हुआ करते थे, जिन्हें गॉड ऑफ फायर कहा जाता था। ले वेरियर ने इसको फाइंड करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये कोई प्लैनेट नहीं बल्कि वल्कनॉइड हो सकता है, जो 5.7 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर का होगा। जिस तरह मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है और नेपच्यून के ऑर्बिट के पार TNOs यानी कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह उस समय ऐसा माना जाता था कि मरकरी और सूरज की ऑर्बिट के बीच में वल्कनॉइड्स होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये एरिया तो बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के पब्लिश होने के बाद ये साफ हो गया कि मरकरी की ऑर्बिट में कोई भी डिफेक्ट नहीं है और मरकरी बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में स्थित है। इस तरह यूर्बेन ले वेरियर की ये थ्योरी कोई काम की नहीं रह गई। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आज से करोड़ों साल पहले सूरज और मरकरी के ऑर्बिट के बीच में कोई प्लैनेट स्थित हो? ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सोलर विंड सोलर सिस्टम में सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ऑर्बिट से बाहर की ओर पुश करती है। इसके कारण इन ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट थोड़ी थोड़ी खिसकती जाती है। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट्स कम मास होने के कारण सोलर विंड्स की वजह से एस्टेरॉइड बेल्ट में पहुंच गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सूरज के बहुत ज्यादा करीब होने के कारण ये समय के साथ साथ उसके रेडिएशन का शिकार होकर डिस्ट्रॉय हो गया हो, या फिर उसकी ग्रेविटी में फंसकर उसकी सरफेस में समा गया हो। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब अंत में आपके लिए एक अनाउंसमेंट। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड में मैं आपके लिए Q&A सीरीज का अगला एपिसोड लेकर आने वाला हूं। तो आपको पता है ना आगे क्या करना है। आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज अंतरिक्ष_TV पर जाना है और Q&A पोस्ट के नीचे अपने सवालों को कमेंट कर देना है। और हाँ, #AskKaushik का यूज करना मत भूलना। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ अपने सवालों को पोस्ट करो। क्या पता अगले एपिसोड में आपका सवाल ही फीचर हो जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।